हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कौशल द्विवेदी सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान और असरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ठीक वैसे ही एक अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने कंटेंट्स को बार बार रिवाइज करता रहे। और बार बार अगर वो रिवाइज कर रहा है अपने कंटेंट को, तो उस सब्जेक्ट में उसकी पकड़ जो है वह यथावत बनी रहेगी। अन्यथा जैसे ही हम नए कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने पुराने कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, वैसे ही हमारी जो तैयारी रहती है वो एक तरह से थोड़ा सा डीप डाउन हो रही होती है। तो इस स्थिति में जो इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बीच बीच में आप लोगों से टेस्ट लेता रहता है। और टेस्ट का मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि आप अपनी तैयारी को सही दिशा में बरकरार रखें। और थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कितनी अच्छी तैयारी कर रहा है। तो सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से आप लोगों के बीच में ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से आपसे टेस्ट लिया जाता है। और कुछ हमारे ऐप पे आप जाएंगे तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ पड़ी हुई है। जो टेस्ट सीरीज बच्चे या तो परचेस कर लेते हैं या फिर जो कोर्स ज्वाइन किए रहते हैं उनको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल रहती है। और वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से जो है अपने आप को आंकते रहते हैं कि उनकी तैयारी किस लेवल तक हुई है। और भी तमाम इन्फॉर्मेशन उनको मिलता रहता है। और जब हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के परिदृष्टि से हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वही हमारी पूंजी होती है। उसकी तैयारी में हम लगे रहते हैं, उसी के लिए हम तैयारी कर रहे होते हैं। तो आज म्यूजिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए, चाहे वो KVS के हों, NBS के हों, MP के हों, BPSC के हों, UP की तैयारी कर रहे हों, एक्सेट्रा, जो भी म्यूज़िक सब्जेक्ट से जो भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो प्राइमरी वर्ग की हों, जूनियर वर्ग की हों, TST हों, PST हों, सबको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन करके आप लोगों के बीच में हम आए हुए हैं। और आइए उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार देखते हैं और प्रयास करेंगे कि जैसे आपको परीक्षा में एक लिमिटेड टाइम मिलता है, उसी लिमिटेड टाइम के अंदर आपको परीक्षा देनी होती है। तो उसी शेड्यूल की, उसी क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस के बिहाफ पे हम लोग आपसे टेस्ट लेंगे। लिमिटेड टाइम हम आपको देंगे और आप में से जिसको भी उत्तर आ रहा हो उसका आप उसका रिप्लाई करें, जवाब दें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन है, संगीत का प्राण किसे माना जाता है? संगीत का प्राण किसे माना जाता है? आपके पास जो ऑप्शन है, A है श्रुति, B है स्वर, C है नाद और D है लय। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि आप लोग स्वयं जवाब दें कमेंट के माध्यम से कि संगीत का प्राण किसे माना जाता है? श्रुति को, कि स्वर को, कि नाद को, कि लय को? किसको माना जाता है? कुछ समय आपको मैं देता हूँ कमेंट के माध्यम से अपना जवाब देने के लिए, और तत्पश्चात मैं आपको जवाब दे करके फिर आगे बढ़ूँगा मैं। इसका सही जवाब क्या है आप लोग देखते रहें इसको। चलिए ठीक है, आप में से जिसका जिसका जवाब लय है, आप में से जिसने लय को चूज किया हुआ, जवाब आपने जिसने से लय को दिया हुआ है, उनका जवाब सही है। जो लय होता है वो संगीत का प्राण माना जाता है संगीत में। ठीक है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, संगीत से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो लय है वह क्या कहा जाता है? प्राण माना जाता है। चलिए अगला सवाल आपके लिए, मूर्छना कितने प्रकार की होती है? मूर्छना के कितने प्रकार होते हैं बताइए भैया? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 3 होते हैं? मूर्छना के कितने प्रकार होते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं, बाद में उसको हम जवाब देंगे, फिर आप मिला लीजिएगा कि कितने जवाब आपके सही थे। ठीक है, मूर्छना के कितने प्रकार होते हैं या फिर कितने प्रकार माने गए हैं, कितनी मूर्छनाएं होती हैं? ठीक है, जवाब दें आप लोग। चलिए, आप में से जिसका जिसका जवाब 3 है, ठीक है, षड्ज ग्राम की मूर्छना, मध्यम ग्राम की मूर्छना और गांधार ग्राम की मूर्छना। गांधार ग्राम की मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है? आप में से अगर कोई जान रहा हो तो कमेंट के माध्यम से जवाब दे दे। गांधार ग्राम की जो मूर्छना होती है, उस गांधार ग्राम की मूर्छना को और किस नाम से जाना जाता है?
चलिए ठीक है। गांधार ग्राम की जो मूर्छना होती है उसको निषाद ग्राम की मूर्छना, क्योंकि पहला स्वर जो होता है वो पहले श्रुति पे नी स्वर आके स्थापित हो जाता है और इस कारण क्या होता है वहाँ पे निषाद ग्राम माना जाता है। ठीक है, तो निषाद ग्राम के नाम से भी गांधार ग्राम को पूछ दिया जाता है बहुत ही बार। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप में से जो भी अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा ऑफर सीपी स्मार्ट क्लास पे चल रहा है। सीपी स्मार्ट क्लास पे होली का सेल चल रहा है और यहाँ पे आपके म्यूज़िक वोकल से रिलेटेड, म्यूज़िक डांस से रिलेटेड बीपीएससी का कंप्लीट कोर्स, चाहे वो वोकल का हो, चाहे वो डांस का हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट का हो, और क्या कहते हैं कि ये सारे के सारे कोर्स एक बहुत ही अच्छे रेट के साथ आपको एक ऑफ़र के साथ दिए जा रहे हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट हैं जो कभी कभी इंतज़ार करते हैं कि भाई कुछ ऑफ़र आए इंस्टीट्यूशन की तरफ से तब हम उस चीज़ को परचेज करें, उस कोर्स को हम लें, तो आप बिल्कुल देर ना करें। मैथ की क्लासेस हमारे यहाँ चल रही हैं, मैथ के कोर्स पूरी तरह से अवेलेबल हैं, PDF के सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप इस चीज़ को पूरी तरह देख लीजिए। और एक बात और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप में से जो भी स्टूडेंट अगर क्वेरी करना चाहता हो, ये जानना चाहता हो कि और क्या क्या सुविधाएं इसमें है, जैसे मैं यहाँ पे एक मोटी मोटा आपको एक ग्राफ बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आउटलाइन ये है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो कॉन्टेक्ट नंबर 6392030782 9532492825 8299226906 ये हमारे सीपी स्मार्ट क्लास का ऑफिशियल नंबर है। आप ऑफिशियल नंबर पे जाएं और ऑफिशियल नंबर पे जाकर के आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जिस भी सब्जेक्ट की क्वेरीज हैं, आप एक बार वहाँ पे ज़रूर पूछें। सारे कोर्सेज पे ऑफर चल रहे हैं, आपके लिए एक अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका है। आप जाकर कोर्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि MP के भी एग्ज़ाम में कुछ डेट डिले हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास समय मिल गया है। तो अभी जो आपके पास समय वो सफिशिएंट है, तो आप विदाउट एनी कन्फ्यूज़न आप हमारे सीपी स्मार्ट क्लास पे आएँ, ज्वाइन करें और इंक्वायरी तो ज़रूर करें। आप इंक्वायरी कर लें, ताकि हो सकता है मे बी आपके दिमाग में अगर कुछ बात चल रही हो तो उसका कंक्लूज़न वहाँ से मिल जाए, तो आप उसको करें। बाकी हम लोग अपने कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं जो हमारा चल रहा था। अगला प्रश्न आपके लिए है कि अल्पत्व शब्द से क्या अभिप्राय है। अल्पत्व शब्द से क्या अभिप्राय है? अधिक प्रयोग, अल्प प्रयोग, वक्र प्रयोग या वर्जित? आपने सुना होगा अल्पत्व, बहुत तो आपने सुना होगा, बीच में एक जगह आप जब पढ़ रहे होंगे तो आया होगा कि अल्पत्व ये होता है, बहुत तो ये होता है। जब आपने पढ़ा होगा लंघज अलंघज, जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें आई होंगी। और आगे आपको बता दूं तो जब आपने आलाप को बड़ी बारीकी से जब आपने पढ़ा होगा तो आपको आलिप्तिगान एक आलाप का स्वरूप बताया गया होगा, ठीक है ना, रागालाप, रूपकालाप, आलिप्तिगान। उसके बाद स्वस्थान आपको बताया गया होगा उसमें, तो उसी में आलिप्तिगान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि हमने क्लू आपको दे दिया होगा, आपका जवाब बिल्कुल सही आया होगा। और आप में से जितने लोगों ने भी अल्पत्व शब्द को अल्प प्रयोग से जोड़ा है उनका जवाब बिल्कुल सही है। अल्पत्व का मतलब होता है कि राग में जिन स्वरों का प्रयोग बहुत कम हो वह अल्पत्व के अंतर्गत आते हैं। राग में जिन स्वरों का प्रयोग बहुत कम, वर्जित स्वर नहीं है, वे स्वर लग रहे हैं लेकिन बहुत ही कम समय के लिए लग रहे हैं, ठीक है, अल्प प्रयोग उनका हो रहा है, ठीक है, इसलिए उसको लंघज नाम से भी, अल्पत्व का जो अल्प स्वर होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? उनको लंघज नाम से भी जानते हैं, लंघज, लंघज स्वर, ठीक है ना, अल्पत्व को लंघज स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या भैया, 22 श्रुतियों में से एक का क्या नाम है? मतलब कि यहाँ पे कुछ नाम आपको दिए हैं, उसमें से एक नाम ऐसा होगा जो कि 22 श्रुतियों के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो उसमें कुमुदती, प्रथमा, पंचमा, मध्यमा, इसमें से कौन सा ऐसा नाम है जो कि श्रुतियों से मेल खाता है, ठीक है। और मैं एक क्लू आप लोगों को दे दूं कि इसमें जो भी नाम है वो भारत के अकॉर्डिंग जो श्रुतियाँ हैं उनके अकॉर्डिंग दिया गया है, बाकी
तमाम विद्वान रहे सभी लोगों ने श्रुतियों के अलग अलग नाम बताए। से दत्तिल ने कुछ और बता दिए, नारद ने कुछ और बता दिए, तो कुछ डिफरेंस रहा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो आप मिलाइएगा वो आप भरत के नाम से मिलाइएगा। और पर्टिकुलर किसी अगर विद्वान का नाम नहीं दिया है तो बोर्ड जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप भरत को ही आधार बना करके अपने जवाब दिया करिए, ठीक है। तो चलिए, एक क्लू आपको हमने दे दिया कि भरत के अकॉर्डिंग ही आपको बताना है। बाकी जो विद्वान हैं उन लोगों को दरकिनार अभी आप करिए, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम दिया हुआ नहीं है। तो आप कुमुदती प्रथमा, पंचमा और मध्यमा में से कौन सी एक श्रुति है, आप उसका नाम बता दीजिए टिक करके। और कमेंट के माध्यम से भी आप बता सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही है। उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। तो आप में से जिन जिन लोगों ने कुमुदती को टिक किया है, ऑप्शन ए कुमुदती, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है भैया। 22 श्रुतियों में से जो दूसरी श्रुति है वह कुमुदती है। पहली तीव्रा हो जाती है, दूसरी क्या हो जाती है, कुमुदती, ठीक है। 22 श्रुतियों में से क्या है, कुमुदती श्रुति है। बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ और आपने दिमाग में आप रखिए, कभी कभी होता है कि हम किताबों को पढ़ते हैं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम सोचते हैं कि अरे यार इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है। बोर्ड में 75% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लगभग सभी विद्यार्थियों को आ रहे होंगे, ठीक है। और बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होकर के गलत कर देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था टीजीटी 2021 में, यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था कि स्वामी हरिदास गायक थे, स्वामी हरिदास गायक थे। ऑप्शन दे दिया कव्वाली के, भजन के, ध्रुपद के, इनमें से कोई नहीं। अब जब लोग नहीं ऑप्शन दिया था, हाँ कव्वाली के, कव्वाली के, भजन के, ध्रुपद के और एक फिल्मी गीत ऐसे कुछ करके दे दिया था। अब वो ऐसा कंफ्यूज किया वो कि लोग अपने दिमाग में सोचने लगे कि स्वामी नाम उनका स्वामी है तो स्वामी जी भजन गाएंगे, स्वामी जी भजन गाएंगे। अब मैक्सिमम लोग भजन मार के आए, लेकिन हकीकत ये है कि स्वामी हरिदास जो थे वो ध्रुपद गायक थे। लेकिन उस स्तर का ऑप्शन ही वो नहीं दिया, सबको फिल्मी, कव्वाली और भजन में ही उलझा के रखा। जिनका कंटेंट क्लियर था उन्होंने तो ध्रुपद कर दिया, बाकी मैक्सिमम लोग जो थे उस झटके में, जल्दी के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस में कह लो, या फिर एग्जाम प्रेशर जो आपके सर पे होता है, वो एग्जाम प्रेशर जो है, कई लोगों से उसको क्या किया, भजन पे क्लिक करा के चलाया, क्योंकि लोगों ने संबंध जोड़ा कि संत हैं तो भजन ही गा रहे होंगे, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन को बहुत इजी नहीं लेना चाहिए, कितना ही इजी आई उसको एक बार बहुत ध्यान से आप पढ़िए, तभी आप एग्जाम में उसको आंसर आप करिए, टिक करिए आप। चलिए क्वेश्चन तो हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। चलिए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। गीत को मुख्य कितने भागों में बांटा गया। चलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो लोग डेप्थ में पढ़े होंगे उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा है, जिन्होंने डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा वहाँ पे हो सकता है मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि गीत को कितने मुख्य भागों में बांटा गया। 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3 गीत को कितने मुख्य भागों में बांटा गया। गीत क्या रही है, गायन शैली रही, ठीक है, जो कि पहले के समय में आपके मतंग उत्तंग के टाइम में, नारद वगैरह के टाइम में गायन व्यवस्था थी, ठीक है। जिस तरह से आज एक राग गायन व्यवस्था है, गायन शैली है, वैसे गीत भी एक गायन शैली थी। तो उसको कितने भागों में बांटा गया था, 2, 4, 5 या 3। कमेंट के माध्यम से अपने जवाब आप लोग देते रहें, और मुझे यकीन है कि आप लोगों के जवाब सही भी आ रहे होंगे। चलिए अब मेरी बारी, और गीत को मेरे अकॉर्डिंग
5 भागों में बांटा गया। ठीक है भैया, इसके नाम क्या थे? इसका नाम था शुद्धा, भिन्ना, गौड़, बेसर और साधारणी। ठीक मेरा बाबू, शुद्धा, भिन्ना, गौड़, बेसर, साधारणी। क्वेश्चन इसके ऊपर बड़ा अच्छा बनता है कि शुद्धा के अकॉर्डिंग वर्तमान समय में कौन सी गायन पद्धति है, क्या कहते हैं, भिन्ना के अकॉर्डिंग कौन सी गायन पद्धति है, बेसर के अकॉर्डिंग कौन सी गायन पद्धति है, साधारणी के अकॉर्डिंग कौन सी गायन पद्धति है। ठीक है, क्लास में सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो लोग क्लास लिए हुए हैं सीपी स्मार्ट क्लास, उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल के साथ बताई गई हैं कि शुद्धा की क्या कंडीशन है, कैसे शुद्धा को गाया जाता है, कैसे बेसर को गाया जाता है, कैसे गौड़ को गाते हैं, कैसे साधारणी गाते हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो फिर से आप लोगों से मैं एक बार कहूँगा कि आप में से जो भी स्टूडेंट सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो भाई मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको हैं। लेकिन अगर कुछ लेकिन रह गया तो एक बार मलाल मन में होगा कि अरे यार ये चीज़ तो मेरे दिमाग में आई नहीं, तो वह मलाल न आपके अंदर आए। आप लोग एक बार हमारे यहाँ क्वेरी कर लीजिए, अच्छा ऑफ़र चल रहा है, बहुत ही कम पेमेंट में आपको वो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी और यकीन मानिए वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं, ट्रस्टेड चीज़ें हैं। और उन नोट्स के बिहाफ पे, उस क्लास के बिहाफ पे, उस पीडीएफ के बिहाफ पे, उस एग्ज़ाम सीरीज़ के बिहाफ पे बहुतेरे बच्चों ने आज अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है, सेटल कर लिया है और बड़े ही जीवंत उदाहरण हैं। सबका नाम लेकर के बताना बार बार उचित नहीं होता। चैनल पे तमाम लोगों के इंटरव्यूज़ पड़े होंगे हमारे यहाँ, जो बच्चे इसके पहले यूपी में हुए, चाहे आपके बीपीएससी में ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप अगर चैनल को सर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे इस बात को, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो बात बताने वाले, समझाने वाले। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है क्वेश्चन की 72 मेलकर्ता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मेल का 72 मेल का जो सिद्धांत रहा वह किसने दिया? जिस तरह से हमारे उत्तर भारत में थाट पद्धति चलती है और थाट पद्धति का श्रेय विशुल नारायण भारतखंडे जी को दिया जाता है, ठीक वैसे ही जो 72 मेलकर्ता सिद्धांत रहा उसका श्रेय किसको जाता है, किसको दिया जाता है, किसने यह 72 मेल का सिद्धांत बनाया? क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कमेंट के माध्यम से अपने जवाब आप लोग देते रहें, बताते रहें भाई कौन है। वेंकट मक्खी इनका नाम है। मान लीजिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसके लिए इतना आपके पास कॉमन सेंस होगा, आप पकड़ लिए होंगे। ठीक है ना। ए ऑप्शन है वेंकट मक्खी, बी ऑप्शन है अहोबल, सी ऑप्शन है भारतखंडे और डी ऑप्शन है सारंगदेव। तो वेंकट मक्खी ने 72 मेल सिद्धांत बनाया था, या फिर अहोबल जी ने बनाया था, या फिर भारतखंडे जी ने बनाया था, या फिर सारंगदेव जी ने बनाया हुआ था? किसने बनाया हुआ था? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कमेंट के माध्यम से अपनी बातें कह दी हैं। और आइए अब हम लोग बढ़ते हैं कि थोड़ा देखा जाए कि उत्तर आप लोगों ने जो दिया हुआ है वो सही है कि गलत है। तो भैया मेरे इसका श्रेय जाता है वेंकट मक्खी जी को। ठीक है, वेंकट मक्खी जी ने 72 मेल का सिद्धांत बनाया, जो कि दक्षिण भारतीय संगीत का आधार वर्तमान समय में बना। वहाँ का मेल करता जिस मेल पद्धति पे वहाँ की व्यवस्था चलती है संगीत की, वो वेंकट मक्खी जी द्वारा रही। लेकिन अब 72 मेल के बिहाफ पे नहीं चलता है, नंबर ऑफ मेल कम हो गए हैं। ठीक है, तो वेंकट मक्खी इसका सही जवाब है। आते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लो भैया, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, 7वीं श्रुति पर कौन सा स्वर है? 7th श्रुति जो आपकी है, जिस श्रुति का नाम ऋक्तिका है, चलिए मैं आपको ये भी ऑप्शन दे दिया। ठीक है, उस श्रुति का नाम क्या है? ऋक्तिका है। अब आप बताइए कि ऋक्तिका श्रुति पे कौन सा स्वर है? ऋक्तिका श्रुति पे कौन सा स्वर है? बहुत समय नहीं लेना है आपको। धैवत, गांधार, ऋषभ और निषाद, इन 4 में से
एक ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? धैवत सही है, गांधार सही है, ऋषभ सही है या निषाद सही है? अब इतना तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि धैवत का मतलब ध हो गया, गांधार का मतलब ग हो गया, ऋषभ का मतलब रे हो गया और निषाद का मतलब नी हो गया। चलिए पता करते हैं कौन सा सही है। तो भैया इसमें जो ऋषभ है रे, ठीक है ना, ऋतिका, ऋतिका उस श्रुति का नाम है, ठीक है। ऋतिका, ऋतिका श्रुति पर आपका रे स्वर है जो कि 7वीं श्रुति पर स्थापित है। जब आपने पढ़ा होगा चतुश्चतुश्चतुश्चय वत्सरज मध्यम पंचमाद वेद निषाद गंधार उत्तरी शब्द है वता, तब आपको वो अनुपात मिला होगा, ठीक है ना, 4 3 2 4 4 3 2 का। तो उसमें जब 4 3 जोड़ेंगे तो छंदोवती अर्थात सा जो है वो चौथी श्रुति पे आएगा और 4 3 7 7वीं श्रुति ऋतिका पे आपका रे स्वर आएगा। ठीक है भैया, इजी क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है लगभग सभी लोगों ने सही जवाब इसका दिया होगा। और जब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा था तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया था कि दामोदर पंडित ने निषाद स्वर की उत्पत्ति किससे मानी, किस जीव से मानी, किस जंतु से मानी, किस जानवर से मानी? दामोदर ने नी स्वर की उत्पत्ति किस जीव से मानी? जीव कह लीजिए, पशु कह लीजिए, ठीक है ना, जीव से मानी, पशु से मानी। चलिए इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, मुझे विश्वास है आप लोग बताएंगे। दामोदर पंडित ने निषाद स्वर की उत्पत्ति किस जीव से मानी, किस पशु से मानी? कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग। चलिए समय आपका नहीं लेते हैं और भैया बता देते हैं, निषाद माना था उन्होंने हाथी, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट से मानी थी उन्होंने। आइए बढ़ते हैं आगे, क्या क्वेश्चन है भैया अगला? चलिए, नारायण मोरेश्वर खरे द्वारा कितने रागांगों का उल्लेख मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया था, यूपी में पूछा गया था, केवीएस एनवीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि नारायण मोरेश्वर खरे द्वारा कितने रागों का उल्लेख मिलता है? बता दीजिए भैया, 30, 20, 25 या 35, 30, 20, 25 और 35। नारायण मोरेश्वर खरे महाराष्ट्र के एक बड़े विद्वान थे, संगीत के शास्त्रीय पक्ष के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने रागों को राग अंगों के आधार पर उनकी आइडेंटिटी बताने के लिए एक नियमावली बनाई थी। उसके लिए उन्होंने कुछ रागों का एक समूह बनाया था जिसके कुछ रागांग, पर्टिकुलर रागांग बनाए हुए थे और बताए उनके अकॉर्डिंग ये था कि ये राग के अंग हैं और इनसे जो मैच करेगा वो राग इस कैटेगरी में रहेगा, ठीक है। इस तरह की बातें उन्होंने बताई हुई थी, लंबा टॉपिक है तो क्लास में बताया गया है उस चीज़ को और उन रागों के बारे में लिखाया भी गया है। तो वो राग कितने थे ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि भैया कितने राग थे? रागांग श्रेणी का जो समूह उन्होंने बनाया था उस समूह में उन्होंने कितने राग लिए हुए थे? 30 लिए थे, 20 लिए थे, 25 लिए थे, 35 लिए थे? जवाब दीजिए आप लोग फटाक से। चलिए आप में से जिसका जिसका जवाब है कि 30 राग लिए थे, कितना? 30 राग, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। रागांग पद्धति में नारायण मोरेश्वर खरे ने कुल 30 राग लिए थे, 30 राग के अंगों की व्याख्या की थी कि इस राग का ये अंग है, इस राग का ये अंग है, इस राग का ये अंग है। अब जिन जिन रागों में ये अंग विद्यमान होगा वो इस कैटेगरी के राग में आएंगे, ठीक है। इस तरह से उनका कैटेगराइजेशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है ना। राग की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आई? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार।
राग की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आई? कहने का मतलब यह है कि राग सबसे पहले किस ग्रंथ में बताया गया, किस ग्रंथ में बताया गया कि भैया इसको राग कहते हैं? बता दीजिए फटाक से। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से लगभग सभी लोग इसका सही जवाब देंगे कि कौन सा वो ग्रंथ था। बृहद्देशी था, नाट्यशास्त्र था, संगीत रत्नाकर था, संगीत पारिजात था? इसका जवाब आप लोग दें। और लगभग सभी जो ग्रंथ आपके सामने ऑप्शन में है ये सभी बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। बृहद्देशी ग्रंथ जिसका संबंध आपके मतंग जी से है, मतंग मुनि से। नाट्यशास्त्र का संबंध भरत जी से है। संगीत रत्नाकर का संबंध सारंग जी से है, सारंग देव जी से। और पारिजात का अहोबल जी से है। ठीक है, तो ग्रंथ नहीं याद आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन पकड़ो, लेकिन फटाक से बताओ। राग शब्द की परिभाषा सबसे पहले किस ग्रंथ में की गई? जो मतंग ने बृहद्देशी लिखा था उसमें कही गई, जो भरत ने नाट्यशास्त्र लिखा था उसमें कही गई, जो सारंग देव ने संगीत रत्नाकर लिखा था उसमें कही गई, या फिर जो आपके अहोबल ने संगीत पारिजात में बताया था उसमें कही गई? किसमें कही गई? चलिए, आपका समय समाप्त होता है। और भैया आप में से जिसने जिसने बृहद्देशी ग्रंथ, थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया है उसको अवॉइड करिए। बृहद्देशी ग्रंथ, ठीक है, बृहद्देशी ग्रंथ में मतंग उन्होंने सबसे पहले राग शब्द की चर्चा की और राग क्या है उसकी व्याख्या दी उन्होंने। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलो भैया, षड्ज पंचम भाव में कितने श्रुतियांतर होते हैं? षड्ज पंचम भाव में कितने श्रुतियांतर होते हैं? षड्ज पंचम भाव में कितने श्रुतियांतर? 13, 12, 9 या 8? षड्ज पंचम भाव में कितने श्रुतियांतर होते हैं? होता है, होते हैं, बातें की है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। षड्ज और पंचम के भाव में कितने का श्रुतियांतर रहेगा? ये सा हो गया, ये प हो गया, दोनों के बीच में कितना श्रुतियांतर है? ठीक है, श्रुतियांतर क्या है? चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। चौथी श्रुति पे ये, 17वीं श्रुति पे ये। 17 में से 4 गया 13, 13 कहीं आया है? 13 श्रुतियांतर। कितने श्रुतियांतर हैं? 13 श्रुतियांतर। श्रुतियांतर ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, दो श्रुतियों के बीच का जो अंतर है वही तो श्रुतियांतर है। और श्रुतियांतर के बिहाफ पे वादी संवादी बनते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है, कहाँ गया? चलो भैया, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। मिलापक शब्द किससे संबंधित है? मिलापक एक नाम आपने सुना होगा, तो उसका संबंध किससे है? प्रबंध से है, धमार से है, ध्रुपद से है, बाउल से है? ठीक है, प्रबंध, ध्रुपद, धमार, बाउल। मिलापक का संबंध किससे है? चलिए, जब हम लोगों ने प्रबंध की धातुओं के विषय में पढ़ा होगा, वहां पे हम लोगों को पता चला होगा ध्रुव होता है, या फिर उसका जो गायन का जो पैटर्न रहा, ठीक है ना, किस पैटर्न में वो गाया जाता था। तो पहले था कि ध्रुव था, मिलापक था, ठीक है, और उसी में आपका अभोग ला करके उसको चौथे स्टेप में उसको समाप्त किया जाता था। तो मिलापक का संबंध किससे है? प्रबंध से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, इसको देख लेते हैं। गीत एवं आलाप के छोटे खंडों को क्या कहते हैं? गीत एवं आलाप के छोटे खंडों को क्या कहते हैं? गीत एवं आलाप के
छोटे खंडों को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए आप लोग। चलिए ठीक है। गीत एवं आलाप के छोटे खंडों को भैया बोलते हैं विदारी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको अपने जहन में रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा हुआ है ये कि गीत और आलाप के छोटे खंडों को क्या बोलते हैं? विदारी बोलते हैं। ठीक भाई। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा अनिबद्ध गान है? इसमें से प्रबंध, वस्तु, रागालाप और ठुमरी, इनमें से अनिबद्ध गान कौन सा है? कौन सा अनिबद्ध गान है? प्रबंध है, वस्तु है, रागालाप है, ठुमरी है, कौन सा अनिबद्ध गान है? हमारे क्लास का भी समय हो गया है, इसलिए आप लोग बहुत जल्दी जल्दी जवाब दें, ठीक है। अनिबद्ध का मतलब होता है कि वह गायन स्वरूप जो ताल में बंधा हुआ ना हो, ठीक है, ताल के कैटेगरी में वो नहीं बंधा हुआ रहेगा। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो किस में होती है? प्रबंध तालबद्ध है, वस्तु तालबद्ध, ठुमरी तालबद्ध है। जो रागालाप होता है स्वतंत्र रूप से राग के स्वरूप को खड़ा करने के लिए राग में उपस्थित स्वरों के साथ जब हम विस्तार करते हैं तो वह क्या कहलाता है? रागालाप कहलाता है। तो रागालाप जो है वह अनिबद्ध श्रेणी का गान है। बाकी इसमें जितने हैं सबके सब निबद्ध श्रेणी के गान हैं। ठीक भैया, चलिए। ख्याल गायकों के प्रचारक कौन थे? सदारंग, अदारंग, रंगीले या ए और बी दोनों? सदारंग और अदारंग। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, ठीक है। कई बार पूछा हुआ ये प्रश्न है कि ख्याल गायन का जो प्रचार रहा उसका श्रेय किसको जाता है? पैटर्न बदल देगा क्वेश्चन का, ठीक है, लेकिन इन लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता जरूर है। तो ख्याल गायन के प्रचार का श्रेय किसको जाता है? आप लोग ऑप्शन कमेंट के माध्यम से अपने जवाब दें। चलिए अब हम प्रयास करते हैं। देखिए, दो भाई थे, अदारंग और सदारंग, ठीक है। ये दोनों लोग जो थे, ये लोग मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में दरबारी गायक थे, ठीक है, और वहाँ पे अपना गायन प्रस्तुत किया करते थे। एक लंबा इतिहास है। कुछ दिन बाद सदारंग साहब के साथ कुछ अनबन हुआ, उसके बाद थोड़ा सा विक्षोभ हुआ। बाद में वो सदा रंगीले मोहम्मद शाह के नाम से अपनी बंदिशों को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो सदा रंगीले मोहम्मद शाह के नाम से जब बंदिशें लिखने का क्रम उन्होंने शुरू किया, तो चूँकि उस समय की व्यवस्था ये थी कि हर कोई अपने राज्य को खुश देखना चाहता था, इस कारणवश बंदिशों को प्रचार बड़ा अच्छा हुआ और मोहम्मद शाह रंगीले ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो जब राजा किसी चीज़ को अप्रिशिएट करे तो वो चीज़ आगे बढ़नी ही बढ़नी है। जैसे आज अगर मोदी जी हमारे सर पे हाथ रख दें तो हमको ये थोड़ी बताना पड़ेगा एम कौशल द्विवेदी, तब तो तुम खुद ही चिल्लाओ, कहोगे आ गए कौशल बाबा, ठीक है। तो वही चीज़ें सदारंग जो थे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में दोनों भाई गायक थे, और इन दोनों ने मिलके, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी सही है, ठीक है, जिसमें ए और बी दोनों को बराबर का महत्व दिया गया है। चलिए ठीक है। एक बार आपको मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि आप में से जो भी इच्छुक हैं, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग बिल्कुल अपना समय ना गंवाएं। परीक्षाएं बार बार नहीं होंगी। अगर म्यूजिक सब्जेक्ट से वैकेंसी आई हुई है तो समझ लो सौभाग्य है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट भले कम हो, लेकिन फिर भी सौभाग्य है जो वैकेंसी आ रही है। और वर्तमान समय काल में परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं कि म्यूज़िक को भी बहुत लाइटली नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हमारा समाज है ना, हमारे समाज में साइंस फैकल्टी वालों को लोग कहते हैं कि लड़का साइंस पढ़ रहा है, भले वो 12 पढ़ने के बाद किसी लायक हो ना हो, बीटेक करके लोग बैठे हैं,
ठीक है, बीटेक एमटेक करके लोग उसी पेमेंट पे पढ़ा रहे हैं जिस पेमेंट पे बीएमए वाला लड़का पढ़ा रहा है। तो जीवन कहाँ लेके जाएगा वो बात की बात है, लेकिन एक म्यूजिशियन जो है, जो वाकई मेहनत से समय दिया हुआ है, वो किसी का मोहताज नहीं है। उसे स्कूल नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए, वो प्रोग्राम करके आपसे अच्छा कमा लेगा, जीने खाने की व्यवस्था उसके पास रहेगी। और अगर अवसर मिला हुआ है कि नहीं हमारा जीवन किसी एक अस्थायित्व, एक बिंदु पर स्थायी हो जाए ताकि हमारा जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर वे में चलता रहे, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो गवर्नमेंट की वैकेंसी आई है, ये आप लोगों के लिए बहुत ही मायने रखती है। तो आप लोग बिल्कुल किसी तरह की कोताही ना करिए अपने तैयारी में। होना ना होना बात की बात है, हमारी किस्मत है वो, किंतु प्रयास हम ना करें तो ये फिर गलत बात है, बाद में पछताना पड़ता है। तो आप लोग सीपी स्मार्ट क्लास के इंक्वायरी पे जाएं, मैं बहुत कुछ नहीं बताऊंगा, बस आपको नंबर मैं दिखा दे रहा हूं, आप इंक्वायरी पे जाओ। आपकी जो भी इंक्वायरी हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो, आप फुल्ली आप बात करो वहाँ पे। नहीं समय है बात करने का, मैसेज कर दो, ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज दो कि भाई ये मेरी चीज़ें हैं, क्या हो सकता है इसके लिए बेस्ट, क्या ऑफ़र आपके पास है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं हमको थोड़ा सा बता दें, तो सारी जानकारी आपको हमारे ऑफिस की तरफ से दे दी जाएगी। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का भविष्य उज्जवल हो, और हम आपके साथ हैं 24/7 जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। अब बारी आपकी है कि आप हमसे जुड़ते कब हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, महादेव, थैंक यू।